हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल आप सबका? सब बढ़िया, मस्त। चल यार, आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि लेक्चर में हमने मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर के बारे में जाना और साथ ही साथ ऑर्डर पे बेस्ड कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स किए थे, और आज हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स ऑर्डर पे बेस्ड करेंगे। ठीक, तो चलो यार, आज के लेक्चर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आपको यार पहला क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं, उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। For a particular reaction 2a plus b gives product, यानी कोई रिएक्शन दिया है 2a plus b gives product, प्रोडक्ट को मैंने p से रिप्रेजेंट किया। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a इज गिवन 2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a दिया है 2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b दिया है -1। बताया था ना यार तुम लोगों को, ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, इंटीजर तो होगा ही, और नेगेटिव में भी हो सकता है, और साथ ही साथ फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ऑर्डर कैन बी एवरीथिंग। चलो, हमें यहाँ पे दो चीज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी पहले हमें इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना, एंड देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड। लास्ट क्लास में हमने केवल तुम लोगों को यह बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आज आपको जो क्वेश्चन है वो ये बताना है कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को चेंज कर दिया जाता है। कोशिश करना यार, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, उम्मीद है यार तुम लोग कर डालोगे। तो चलो यार कोशिश करो। फर्स्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट इक्वल टू के इंटू रेटेड क्या ए एंड बी। ए के पावर में क्या आ जाएगा यार, ए टू द पावर क्या हो जाएगा, तो ऑलरेडी यार गिवन ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, ए है, तो यार लिख दो यहाँ पे 2। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या गिवन है, -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। That's it, ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन। यदि हमें ऑर्डर पता है तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कोशिश करो यार। चलो देखो, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल कर दिया सर, ये मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल कर देता हूं तो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बता सकते हैं या नहीं बता सकते? तो देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज N/V, यही तो होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का है तो मोलैरिटी, मोलैरिटी के लिए हम लिखा तो N/V। यदि मैं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को डबल कर दूं तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मान लो ये M इनिशियल था, M फाइनल की बात कर रहा हूं, और अब कंटेनर का वॉल्यूम को मैंने डबल कर दिया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को डबल कर दिया गया तो क्या N के साथ कोई चेंज, N को चेंज किया गया क्या, मोल्स को चेंज किया गया क्या? बिल्कुल नहीं, मोल्स के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। तो जब मोल्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं है तो हम मोल्स को N का N ही रहने देंगे, लेकिन वॉल्यूम का डबल कर दिया गया, यानी V का 2V हो गया। अब तो बता सकते हो फाइनल मोलैरिटी क्या हो चुका है इनिशियल मोलैरिटी के रेस्पेक्ट में। देखो यार, तो N/V क्या है हमारा, इनिशियल मोलैरिटी है ना N/V, तो हम लोग इसको इनिशियल मोलैरिटी अपॉन 2, मतलब ये कि जो फाइनल मोलैरिटी या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो बस यार आपको एक ही चीज को ध्यान रखना है, यदि वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। और जस्ट इसके ऑपोजिट, यदि मैं कहूं कि वॉल्यूम को हाफ कर दिया गया, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा। क्यों? तो यार आपको बस एक पॉइंट याद रखना, मोलैरिटी बोलो या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोलो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। वॉल्यूम को डबल करा तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम को हाफ करा कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा। बस आपको यह चीज को ध्यान में रखना है। तो चलिए यार, आप सवाल देखो यार, बहुत ही आसान हो चुका है। हाँ, What will be the effect on rate if volume of container is double? यदि कंटेनर को वॉल्यूम को डबल किया गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाफ, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पहले ए था तो अब A/2 हो जाएगा, और इसका पावर क्या हो गया, क्लियर? बी का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो जाएगा। अच्छा, जब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल किया गया तो केवल ए का कॉन्सेंट्रेशन हाफ होगा, या फिर रिएक्शन में जो प्रेजेंट है सबका होगा। क्या बोलूंगा मैं, सबका होगा यार, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को ही डबल कर दिया गया तो जो रिएक्शन में प्रेजेंट था सबका तो वॉल्यूम चेंज हुआ। यदि वॉल्यूम सबका चेंज हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन भी सबका चेंज हुआ, तो इसीलिए ए का भी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो अब देख लो यार, इसका पावर में क्या आ जाएगा, -1। तो अब अच्छा, ये रेट फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना, इसको मैं फाइनल रेट लिख रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया।
इनिशियल रेट तो हम यही बोलेंगे, यहाँ तक क्लियर। तो रेट फाइनल इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू, अच्छा यहाँ पे देखो यार, पहले मैं एक काम, हाँ 1/2 का पावर यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1/2 का पावर -1, ठीक। और यहाँ से k इंटू ए का स्क्वायर और b का पावर -1, ठीक है। यहाँ तक इस चीज़ को मैं क्या लिख दूंगा, ये हमारा क्या था, इनिशियल रेट था। तो यहाँ से मैं रेट फाइनल रेट इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/2 का पावर 2 है, ये 1/2 का पावर -1 है, तो नीचे क्या बच गया, 1/2 का पावर +1, क्लियर। और ये क्या हो गया, इनिशियल रेट। तो इस तरह से फाइनल रेट क्या आ गया, इनिशियल रेट बाय 2। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि जो रेट पे क्या, मतलब रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट। तो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, रेट जो है वो जस्ट हाफ हो जा रहा है इनिशियल रेट का। हमसे यही तो पूछा गया था, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल। तो मैं क्या कहूँगा, यदि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाफ्ड। क्लियर, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, हाँ क्रिस्टल क्लियर। इस तरह से होना चाहिए, तभी तो यार मजा आएगा। तो चलो यार, जिनको नहीं समझ में आया था यार नोट कर ले, कुछ नहीं करना था। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को बोला गया डबल, तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया। कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जब हाफ करेंगे तो सभी का कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करना है, कर दिया हाफ। देख लिया फाइनल रेट को इनिशियल रेट के टर्म्स में लिखकर, तो आ गया फाइनल रेट इनिशियल रेट का हाफ। नोट कर लो यार। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल यार ये है, अब वॉल्यूम का इफेक्ट, मतलब वॉल्यूम को किस तरह से डील करना, ये चीज़ तो समझ में आ ही गया। यदि ये चीज़ समझ में आ गया तो ये भी सवाल बन जाना चाहिए। चलिए बनाओ यार खुद से। सवाल क्या है, a + b + c गिव्स c। आगे, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल कर दिया गया, रेट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। यहाँ पे दिया गया है यदि वॉल्यूम का कंटेनर को डबल करा जा रहा है तो रेट क्या हो जा रहा है, 8 टाइम्स से डिक्रीज कर जा रहा है। 8 टाइम्स से डिक्रीज कर जा रहा है, इसका मतलब क्या, इनिशियल रेट यदि R1 था या R इनिशियल था तो फाइनल रेट क्या हो जाएगा, R इनिशियल अपॉन 8, R इनिशियल बाय 8। बस यही मतलब है, रेट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। इसका मतलब R इनिशियल को R मान लिए तो R बाय 8 हो जाएगा फाइनल रेट। क्लियर। सेकंड पॉइंट, ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। अच्छा, अब सेकंड में क्या बोला गया, A का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया गया एंड रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू हाफ, और B का कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया गया। देन रेट बिकम्स 4 टाइम, रेट कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। और थर्ड पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C 4 टाइम्स। अच्छा, अब बोला गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C को 4 टाइम्स कर दिया गया, रेट इंक्रीजेस बाय 64 टाइम्स, रेट हो गया कितना, 64 टाइम्स। अच्छा बताना क्या है, सवाल इनकम्प्लीट हो गया। बताना आपको क्या है, राइट मतलब कि सवाल में आपको दो चीज को, अरे यार दो चीज फाइंड आउट करना है यार। फर्स्ट है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, और सेकंड पार्ट आपको सब बताना है, सेकंड पार्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, B एंड C। तीन ही रिएक्टेंट है ना, A, B एंड C, तो तीनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा ये भी चीज़ बताना है। चलो यार आप लोग पहले कोशिश कर लो, देखो यार बनता है कि नहीं बनता है। उम्मीद तो है कि यार मोस्ट ऑफ यू बना ही डालोगे। चलो मैं इधर बनाता हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, ऑर्डर हमें पता है क्या, A, B और C के रेस्पेक्ट में क्या है, पता है क्या, नहीं पता है। जब नहीं पता है तो अपने को क्या करना होगा, कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लेना होगा। तो चलो यार मान लो यार मैं रेट को यहाँ पे k इंटू ए का पावर में समथिंग आएगा, मैं मान लो यार p मान लिया रेट को, या ऑर्डर को x मान लेता, ठीक। b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मान लिया y, और c के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मान लिया z। ये z है यार, z जो बोलो, a + b + c गिव्स t। तो रेट को हमने मान लिया, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे देखो 3 केसेस, मतलब 3 कंडीशंस दिए गए हैं, बस तीनों कंडीशंस को लगाओ, 3 रिलेशन आएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, B एंड C क्या होगा। चलो यार कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डबल किया गया, कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देना, हाफ कर देना, समझे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे अच्छा रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, रेट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, इसका मतलब रेट जो है R बाय 8 हो जा रहा है। K इंटू A का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, हाफ, यानी यहाँ से A/2 का होल पावर x। अब थोड़ा यार देखो मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि यार अब बच्चों की तरह कितना करता रहूँगा यार, पता चला एक तो स्पेस भी देख रहा हूँ ना कितना कम बचा है, इतने कम स्पेस में क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो देखो यार मैं डायरेक्ट के इंटू ए का पावर एक्स, यहाँ एक्चुअली देखो 2x क्यों लिखो, ये a बाई 2 का होल पावर x आना था तो ax बाई 2x कर दिया। फिर यहाँ पे b का भी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा तो b का पावर y, और इधर देखिए सबका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो रहा है तो b बाई 2 भी आ जाएगा, अच्छा यहाँ y आएगा, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c भी आ जाएगा तो यहाँ से 2 का पावर z। तो यहाँ से एक रिलेशन देखा जाए तो क्या आ गया हमारे पास, r बाई एट इक्वल टू ये वाला टर्म को k इंटू ये वाला पूरा ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला टर्म है ना उसको मैं r लिख सकता हूँ, दिख रहा है, k इंटू ए का पावर x, b का पावर y, c का पावर z, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ r, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 का पावर x, 2 का पावर y इंटू 2 का पावर z, r उड़ जाएगा तो यहाँ से 2 का पावर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो 8, और 8 को फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 3, और यदि 2 का पावर 3 लिखा हूँ और यहाँ पे भी बेस 2 दोनों जगह सेम है तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। समझ में आया कि नहीं आया, समझ बताओ, आया ना। तो एक रिलेशन अभी पता चला, हमें x y z तीनों फाइंड करना है। जब x y z पता चल जाएगा तो यार रेट लॉ एक्सप्रेशन भी हमारा निकल आएगा और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a b c भी निकल आएगा। एक रिलेशन, अभी हमने केवल एक कंडीशन लगाया, अभी 2 कंडीशन और लगाना बाकी है। चलो यार दूसरा कंडीशन भी लगाते हैं। ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अब देखो ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू हाफ रेट बिकम्स 4 टाइम। अच्छा रेट बिकम्स 4 टाइम, इसका मतलब क्या हो गया, रेट बिकम 4 टाइम का मतलब अब यहाँ पे r नहीं, यहाँ पे अब क्या हो गया 4r हो गया। इनिशियल रेट यदि मैं r माना हुआ हूँ तो अब रेट कितना हो चुका 4 टाइम्स, दैट इज 4r हो गया। चेंजेस क्या किया गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया जा रहा है, मतलब देखो यार डबल किया गया और a का पावर x था तो यहाँ पे डबल किया गया तो 2 का पावर भी x आ जाएगा। एक्चुअली 2a का होल पावर x आना था, इसको मैंने सेपरेट कर दिया 2x और ax कर दिया। क्लियर है ना ये चीज। नेक्स्ट b का पावर क्या हो जाएगा b टू हाफ, अच्छा b का कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया गया तो b का कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दिया गया तो यहाँ पे 2 का पावर y आ जाएगा, तो b बाई 2 होल y होना चाहिए था। ये c का कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गया यार, c के साथ कोई छेड़छाड़ किया गया नहीं किया गया, जब छेड़छाड़ नहीं किया गया तो हम काहे करें, ऐसे छोड़ दो यार c टू द पावर z। चलो यहाँ से 4r इक्वल टू ये k इंटू ए का पावर x, b का पावर y, c का पावर z, इसे क्या लिख सकते हैं हम r लिख सकते हैं। यदि मैं इसे r लिख दूं तो क्या बचेगा, ऊपर एक तो 2 का पावर x बचेगा, नीचे 2 का पावर y बचेगा। ये r जो उड़ रहा है उसको उड़ा दे, यहाँ से 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का पावर x माइनस y, और फिर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, तो यहाँ से क्या आ गया 2 बराबर x माइनस वाई, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। तो एक रिलेशन ये भी आया, एक रिलेशन तो आया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 और एक रिलेशन आया x माइनस वाई इक्वल टू 2। एक और रिलेशन आएगा, उसके बाद हमारे पास 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन बचेगा। x y z 3 ही वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल है तो हमें कितना इक्वेशन चाहिए 3 इक्वेशन चाहिए। मैथमेटिक्स में तो यार इतना तुम लोग पढ़े ही हो, तो चलो यार ये तुम लोग नोट कर लेना यार, मैं इधर का मिटा दे रहा। ये रिलेशन याद रखना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 है, और एक रिलेशन आया x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, ये रिलेशन को मैं मिटाने एक काम करता हूँ ना यार, मैं ये वाला रिलेशन को इधर लिख दूँ। एक रिलेशन ये आया, एक रिलेशन ये आया, 2 रिलेशन हमें मिल चुका है। ठीक, ये जेड है यार, 2 मत समझना तुम लोग, थोड़ा मेरा राइटिंग ठीक है। चलो थर्ड कंडीशन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी 4 टाइम्स। हाँ, सी का कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया गया, रेट इंक्रीजेस बाय 64 टाइम्स। कोई बात नहीं यार, रेट कितना हो गया 64 आर हो गया। के इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन को खोज यार, खोज कुछ कर रहा है ए को ना, ए को कुछ नहीं किया गया, तो ए कुछ नहीं किया गया तो यार ए को ए एक्स रहने दो, बी के साथ कुछ किया गया नहीं तो बी का पावर वाई रहने दो, सी के साथ किया गया, कितना टाइम से कॉन्सेंट्रेशन कर दिया गया सी का 4 टाइम्स, तो 4 का पावर जेड इंटू सी का पावर जेड। ये जेड है यार, ठीक है ना, तुम लोग समझना। और क्या, बस हो गया। और ये इस चीज़ को हम कितना लिख देंगे, ये 64 आर है, इधर से 4 का पावर जेड इंटू इसको आर लिख देंगे, आर आर उड़ जाएगा, यहाँ 64 आर हो जाएगा, ये आर आर उड़ जाएगा। तो यहाँ से 4 को हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, 4 को 16 चौका 64, यानी 4 का पावर 3 इक्वल टू 4 टू द पावर जेड। तो यहाँ से जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? हाँ, उम्मीद है ये चीज़ तो क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गया,
z इक्वल टू 3 आ गया, सबसे पहले z इक्वल टू 3 इसमें पुट करो। अब देखिए 3 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, 3 इक्वेशन। अब तो यार बच्चों वाला काम हो गया, अब ये सब हमसे करवाओगे, अच्छा लगता है क्या? हाँ चल यार, फिर भी कर दे रहे हैं, क्या कर रहे यार, तुम ही लोग का ध्यान रखना है अपने को। सबसे पहले z यदि 3 पुट करेंगे तो यहाँ से x प्लस वाई क्या मिला हमें, x प्लस वाई यदि z यदि 3 वहाँ पुट कर दे इक्वेशन 2 में तो ये x प्लस वाई 0 मिल जाएगा। और फिर एक इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 2 है, तो ये उड़ गया, ये 2x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो एक वैल्यू z इक्वल टू 3 मिला, एक वैल्यू x इक्वल टू 1 मिला। और y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, y का वैल्यू यार किसी में पुट कर दो, x 1 है ना, 1 पुट करो तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। देख रहे हो ना, x का वैल्यू 1 पुट करना है, 1 पुट करो तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y को उधर भेज दो, 1 माइनस 2 दैट इज -1। तो इस तरह से x का वैल्यू क्या आया 1, y का वैल्यू -1, z इक्वल टू 3। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें लिखना था, तो अब तो हो गया काम। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देता हूँ यार अब मैं फाइनल आंसर, रेट इक्वल टू k इंटू a टू दी पावर x, और x का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू z था, z का वैल्यू आया 3। तो इस तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन ये हो गया। और क्या बोला गया था, और कुछ बोला गया था, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू a b एंड c। तो a के रेस्पेक्ट में 1, b के रेस्पेक्ट में -1, c के रेस्पेक्ट में 3, दैट्स इट, कहानी खत्म। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। क्या करना है, नोट करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलता हूँ। तो चलिए ऑर्डर पे बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स और देख लिया। इसके अलावा ऑर्डर से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं शेयर करने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना। अभी मैं ऑर्डर के बारे में, जैसे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बहुत कुछ बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसी तरह से ऑर्डर से भी रिलेटेड ऑर्डर पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, यदि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, बताया था ना एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, यदि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा हो, एक स्टेप में हो रहा था, ऐसा रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, यदि कोई रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है, मल्टी स्टेप में हो रहा है कोई रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब क्या ऑर्डर में किसी भी रिएक्शन को देखकर बता सकता हूं? जैसे कि मैं यदि मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं तो मॉलिक्यूलरिटी सिंपल रिएक्शन को देखकर बताया जा सकता है। कैसे, मान लिया कोई रिएक्शन 2A + B8 गिव्स C, ऐसा है, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन क्या होगा, ट्राई मॉलिक्यूलर होगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी इसका 3 है, 2 and 1 3। मतलब मॉलिक्यूलरिटी हम जस्ट देख के बता सकते हैं। क्या ऑर्डर को जस्ट तुम देखकर बता सकते हो, रिएक्शन को देखकर? बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर्स होता है ये इसके स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, कोई लेना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से। और एक्सपेरिमेंट से कैसे यार, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन करा था, इसलिए यार हम कुछ पार्ट को देखो यार, थ्योरी पार्ट ऑर्डर मैंने पहले भी पढ़ाया, लेकिन हर एक पॉइंट जो था मैंने ऑर्डर का वहां डिस्कस नहीं किया था, ठीक है ना। पहले आपको न्यूमेरिकल किया ताकि यार आप चीज़ों को फील कर सको, इसलिए मैं अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अभी बता रहा हूँ। तो इससे पहले बताया था यार ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या था प्रोसेस। मान लो यार हमारे पास रिएक्टेंट 2 है, तो हम लोग पहले A का कॉन्सेंट्रेशन B का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किए, हमने रेट में देखे क्या चेंजेस आया, फिर A और B का कॉन्सेंट्रेशन फिर से चेंज किए, फिर से हमने देखा रेट का चेंजेस क्या आया, फिर हम कंपेयर करके वहां से A और B का जो भी वैल्यू था वो निकाल लिया, मतलब जो भी A का पावर और B का पावर में रहा होगा उसको कैलकुलेट कर लिया, हमें पता चल गया कि रेट क्या, ऑर्डर क्या होगा। समझ में, ये प्रोसेस था। क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड करवाए भी थे कि एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑर्डर कैसे निकालते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो ऐसे केस में ऑर्डर हम लोग जस्ट रिएक्शन को देखकर भी बता सकते हैं। कमाल वाली बात है। अभी मैंने क्या बोला था कि ऑर्डर को हम लोग एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं, लेकिन एक पॉइंट नोट कर लेना है कि यदि रिएक्शन हमें पता है या क्वेश्चन में लिख दिया गया है रिएक्शन इज एलिमेंट्री, मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उसके स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखकर बता सकते हैं उसका ऑर्डर क्या होगा। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? तो नोट करके यार इस पॉइंट को लिख लो। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल टू स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखकर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, आपको जो ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर हमको एक्सपेरिमेंटली निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट कोफिशिएंट देखो ए बी का। जैसे मान लो यार कोई रिएक्शन, अभी हम एग्जांपल देके बताएंगे, मान लो यार ए प्लस बी गिव्स सी, बता दिया गया दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है यार, दिया होना चाहिए कि यार ये रिएक्शन एलिमेंट्री है। यदि रिएक्शन दिया हुआ एलिमेंट्री तो जस्ट इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, हम बोल देंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 2। और यदि पूछा जाए ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, तो मैं बोलूंगा 1, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या है, बोलूंगा 1, यदि रिएक्शन एलिमेंट्री गिवन है तो। ठीक, अब क्या हम किसी रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री होगा या कॉम्प्लेक्स होगा? क्या मैं जस्ट रिएक्शन को देखकर बोल सकता हूं कि अरे यार ये रिएक्शन तो एलिमेंट्री, अरे यार ये तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, बोल सकता हूं क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। मतलब रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है ये भी एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। अब कैसे पता चलता है, तो चलो यार एक दो एग्जांपल में आपको देकर समझाता हूं कि कैसे किसी भी रिएक्शन के बारे में पता चलता है कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। तो एक पहले तो मैं लिख दे रहा हूं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यार इसको मिटाना पड़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते चलना यार तुम लोग। एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन cannot be determined just by looking at the reaction। मतलब रिएक्शन को देखकर हम जस्ट नहीं बता सकते हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए भी हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। इसको मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। जैसे मान लो यार हम 3 रिएक्शन यहां पे लिख रहे हैं, H2+Cl2 gives 2HCl, पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन H2+Br2 gives HBr, 2HBr। और तीसरा रिएक्शन मैं लिख रहा हूं H2+I2 it gives 2HI। क्लियर? अब यहां पे रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखा गया, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन H2Cl2 gives 2HCl, तो इसका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता कुछ इस तरह से H2। अभी एक और पॉइंट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे पावर 0 0 आ जाता है, गजब गजब हो गया यार। यहाँ H2 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 1, लेकिन यहाँ तो 0 और 0 आ रहा है। तो बताया था ना कि यार हम रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पावर में क्या आएगा, ये तो हमें बस और बस एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। अच्छा, यदि मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आ रहा है इस रिएक्शन के लिए, तो तुम लोग बताओ यार क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है? क्या है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? तो अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1, लेकिन यहाँ ऑर्डर 0 0 आ रहा है, डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन जो गिवन है वो एलिमेंट्री तो नहीं है। यदि एलिमेंट्री होता तो यहाँ पे पावर जो ऑर्डर था वो भी 1 1 होना था। मतलब ये क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा है, ये मोर देन 1 स्टेप में हो रहा है। क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंट, अब ये 0 0 कहां से आया? तो बताया था ना, H2 का कॉन्सेंट्रेशन आपने ये लिया, फिर Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन ये लिया, फिर रेट निकाला एक केस, फिर वहां पे हमने A का पावर x मतलब H2 का पावर समथिंग, Cl2 का पावर समथिंग लेकर एक इक्वेशन बनाया, फिर H2 का कॉन्सेंट्रेशन हमने ये रख दिया, Cl2 कॉन्सेंट्रेशन ये रख दिया, रेट ये आ गया, फिर वहां से एक इक्वेशन बनाया, फिर मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व किया, फिर वहां से x और y का वैल्यू आया और जो आया वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। क्लियर ना? किस तरह से ये सब किया जा रहा है, समझ रहे हो ना? इसको मतलब रियल लाइफ में आपको रिलेट करके बता रहा हूं। क्लियर? चलो, H2+Br2 gives 2HBr। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन जो आता है ना वो आता है, थोड़ा देखो यार यहाँ कॉम्प्लिकेटेड आता है, K1 इंटू H2 इंटू Br2 का पावर हाफ, और बाय में आता है इसका 1 प्लस K2 इंटू HBr अपॉन में Br2। मतलब कुछ गजब ही हो गया यार, यहाँ तो कुछ अजीब अजीब सब दिख रहा है ना, K1 K2 H2 Br2 HBr। यहाँ देख रहे हो रेट लॉ एक्सप्रेशन में HBr आ गया, HBr तो यार प्रोडक्ट में है। सर ने तो बताया था कि प्रोडक्ट में रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट वाला टर्म नहीं आ सकता है, प्रोडक्ट नहीं आ सकता, यहाँ तो प्रोडक्ट भी दिख रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन में।
तो यार मेनली यदि मैं बात करूं तो ऑर्डर में प्रोडक्ट नहीं आता है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जनरल बात करूं तो। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां प्रोडक्ट भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में अपेयर हो सकता है, और यदि कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो कैटलिस्ट भी आ सकता है, ठीक। तो वो सभी पॉइंट मैं नोट करके लिख पाऊंगा। फिलहाल जो ये सब एक्सपेरिमेंटली पाया गया। अच्छा K1 क्या है, K2 क्या है, ये सब भी दिमाग मत लगाना तुम लोग, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग अलग से पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। अभी बस आप लोग सिंपल सिंपल सी बातें समझो। यहाँ पर रेट का जो एक्सप्रेशन आता है ये आता है K इंटू H2 का पावर 1 I2 का पावर 1। यहां पे कुछ देख कर लग रहा है अच्छा ये वाला रिएक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स या एलिमेंट्री, तो देख लो यार 1 कोफिशिएंट 1 1, लेकिन वहां तो कोफिशिएंट 1 1 दिख ही नहीं रहा है। तो यार सिंपल सी बात है, ये भी रिएक्शन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स का। इतना तो यार सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बात आती है अब इस थर्ड रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन क्या है बताया जल्दी से। हाँ एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, देख के बता। तो देखिए H2 का पावर 1 I2 का पावर 1, और यहाँ से भी देख रहे H2 का कोफिशिएंट 1 I2 का कोफिशिएंट 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अरे यार वहाँ जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट वही पावर तो यहाँ आ गया। इसका मतलब ऑर्डर जो है वो कोफिशिएंट के इक्वल आ गया। और ऐसा कहाँ होता है, कहाँ होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ये कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने बताया कि यार ये रिएक्शन एलिमेंट्री है और ये सब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। मतलब हमें किसी रिएक्शन को बताना एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, तो उसके लिए पहले हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक। और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमें पता चलता है अच्छा यदि ऑर्डर यदि कोफिशिएंट के बराबर आ गया तो एलिमेंट्री रिएक्शन, यदि ऑर्डर कोफिशिएंट के बराबर नहीं आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ में आया एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फंडा क्या होता है, क्लियर है ये चीज। तो चलो यार यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये रिएक्शन कैसा हो गया, एलिमेंट्री, और ऊपर का दोनों रिएक्शन कॉम्प्लेक्स था। देख रहे हो ना यार तुम लोग एक चीज कि यार रिएक्शन तीनों का तीनों देखने में बिल्कुल सेम लग रहा था, सब जगह H2Cl2 H2Br2 H2I2 इट गिव्स HCl HBr HI, लेकिन रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो यार सबको गजब गजब आ रहा है एकदम, सब कुछ यार नया नया चीज़ दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक। तो इसीलिए यार कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक रिएक्शन यदि रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा है तो सभी उस तरह के रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन सेम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे, क्लियर। तो यहाँ से एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख दिया, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन। रिएक्शन को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि रिएक्शन एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, ठीक। और फिर चेक करना पड़ता है कि यह है या नहीं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑर्डर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। क्या ऑर्डर हमें कैसे पता चलता है, क्या रिएक्शन को देखकर हम ऑर्डर बता सकते हैं, नहीं। हाँ एलिमेंट्री रिएक्शन रहा तो हम बता सकते हैं देखकर, लेकिन क्या ऐसे बिल्कुल नहीं बता सकते। यदि ऑर्डर भी हमें बताना है तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि अच्छा ऑर्डर ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू दैट, ये आएगा ये आएगा। तो इसलिए नोट करके एक और पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ, तुम लोगों को नोट करना हो एज एन एग्जाम्पल तो नोट कर सकते हो इसको। ये सब कहाँ से रेट लॉ एक्सप्रेशन आया, ये सब एक्सपेरिमेंटली, इसलिए तुम लोग भी ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जहाँ दिमाग लगाना होगा मैं बताऊँगा तुम लोगों को। अभी थोड़ा दिमाग बचा कर रखो क्योंकि आगे खर्चा करने के लिए बहुत सारा जगह बचा है। हाँ तो क्या मैं बोल रहा था, नोट करके एक पॉइंट लिखने बोल रहा था, ऑर्डर हमें कैसे, ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, और ये ऑर्डर जो होता है, ठीक है ना, रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो मतलब इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस कंडीशन में परफॉर्म किया जा रहा है। क्या बोला मैंने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हो सकता है कि सेम रिएक्शन के लिए सेम सब्सटेंस सेम रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर चेंज हो जाए कंडीशन चेंज करने से। जैसे मैंने मान लो H2 + Cl2 गिव्स HCl लिखा, तो अभी H2 और Cl2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मैंने क्या देखा कि H2 के रेस्पेक्ट में 0 था, Cl2 के रेस्पेक्ट में भी 0 था। लेकिन मान लो कि जिस कंडीशन में वो रिएक्शन कराया जा रहा था, कंडीशन का मतलब क्या, जिस टेम्परेचर जिस प्रेशर पे वो रिएक्शन कराया जा रहा था उस कंडीशन को ही हमने चेंज कर दिया। तो यदि कंडीशन चेंज कर दिया जाए तो ऐसे केस में हो सकता है कि जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाए। ये सब पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, हो सकता है यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा लिख देगा ऑर्डर
मतलब चेंजेस ऑन, ऑर्डर डिपेंड्स ऑन, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड बाय, इस तरह 4 ऑप्शन नीचे लिख देगा ऑर्डर के बारे में, और सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट और सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस तरह से नीचे 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये सब बातें पता होना चाहिए ना। क्वेश्चंस तो नहीं पूछा जाएगा, बस थ्योरेटिकली बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ये सब पे बेस्ड। इसीलिए मैं इतने डिटेल में तुम लोग को बता रहा हूँ हर चीज़। क्लियर है ना? चलो, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, और हाँ ठीक है, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड ऑन चेंजिंग द कंडीशन। ये यार देख कंडीशन लिखा हूँ मैं, ठीक है, ये कंडीशन है। ऑन चेंजिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड, अंडर विच द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। ठीक, इसी चीज़ को मैं जैसे एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ। डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस, इसी का एक एग्जांपल है, समझना, ठीक है ना। इसी का एग्जांपल यहाँ पे इजी कर देता हूँ। एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस, decomposition of gases on solid surfaces, decomposition of gases on solid surface follows first order at low pressure। लो प्रेशर पे इधर डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज लाइक NH3 को का मोलिब्डेनम या फिर कोई कैटलिस्ट के साथ हो रहा है, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे केस में वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। कंडीशन क्या है? लो प्रेशर। बट इट फॉलोज सेकंड ऑर्डर बोल रहा हूँ, इट फॉलोज जीरो ऑर्डर एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे अब ये क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। मतलब देख रहे हो, कंडीशन चेंज किया, लो प्रेशर था तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा था, और हाई प्रेशर आता ही ये जीरो ऑर्डर फॉलो करने लगा। तो इस तरह से कंडीशन चेंज करने से हो सकता है कि सेम रिएक्टेंट का या सेम रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो जाए। देखिए, ऑर्डर रिएक्टेंट के लिए भी होता है और ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी होता है। रिएक्शन के लिए का मतलब क्या? हर रिएक्टेंट का ऑर्डर ऐड कर दो, तुम्हें रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक, तो इसलिए हो सकता है कंडीशन चेंज करने से सेम रिएक्टेंट का ऑर्डर चेंज हो सकता है। क्लियर है ये चीज? एक और पॉइंट छूट रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी। पॉइंट क्या है? जैसा कि अब तक मैंने जो बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टेंट आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसीलिए मैं अभी बता दे रहा हूं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में हो सकता है रिएक्टेंट के अलावा प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाए, और हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अलावा कैटलिस्ट भी देखने को मिल जाए। तो इसलिए ऐसा दिमाग में आपको सेट नहीं कर लेना है कि रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेनली मतलब 99% रिएक्शन आपको ऐसे ही दिखेंगे जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? केवल और केवल रिएक्टेंट। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जहां प्रोडक्ट या कैटलिस्ट भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व हो। तो इस पॉइंट को भी मैं नोट करके लिख दे रहा हूं, तुम लोग यार नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। रेट लॉ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स rate law expression involves reactants, products and catalysts। क्या लिखे यार? रेट लॉ एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व्स, यहाँ पे में डाल देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टेंट तो चलो होगा ही, लेकिन बाकी का चांसेस कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पे may involve reactants, products and catalyst, but रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट? अभी समझोगे तुम लोग, मैं समझा दूंगा। बट रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन रुको यार, यहाँ लिख देता हूँ, जगह भी यार नहीं बचा। रिएक्शन इंटरमीडिएट cannot appear in the rate law expression या RLE का मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर? ठीक है ना, वो तुम लोग लिख लेना वहाँ पे। तो
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट। रिएक्टेंट तो चलो इन्वॉल्व होता ही, प्रोडक्ट कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन नॉट अपेयर इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? तो देखो यार, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स, देखिए ये चीज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। यदि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है तो वहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट की हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो एक ही स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना देगा, ठीक। और ऐसे केस में फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट भी नहीं आने वाला। प्रोडक्ट सब कहाँ आएगा? जब भी कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा तब वहाँ प्रोडक्ट हो सकता है, कैटलिस्ट आ सकता है। अदरवाइज यदि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऐसे केस में ये प्रोडक्ट कैटलिस्ट ये सब नहीं आएगा। क्लियर? अब देखो जैसे मान लो यार कोई रिएक्शन ए से बी हो रहा है, ठीक है ना, ए से बी हो रहा है और ये बी से मान लो सी बनाया और सी से फिर डी बनाया, तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिला? ए से डी मिला, यही मिला ना। तो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट किसको कहेंगे? तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बी है, सी है, ये सबको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे। क्यों? बी बना तो बी ऐसा प्रोडक्ट बना रिएक्शन के बीच में, लेकिन ना मतलब कि अब क्या फाइनली हमें दिख रहा है रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्म में? बिल्कुल नहीं। मतलब बी बना लेकिन वो फिर खत्म हो गया, कंज्यूम हो गया। सी भी बना लेकिन फिर खत्म हो गया। तो ऐसे केस में क्या बोलूंगा? बी और सी रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बनता तो है लेकिन वो फाइनली दोबारा दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि बना फिर वो कंज्यूम भी हो गया, खत्म भी हो गया, इसीलिए। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट यदि कहीं दिख रहा है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्शन इंटरमीडिएट भी नहीं दिखना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो यही पॉइंट को यहाँ पे मैंने लिखा था कि यदि रिएक्शन इंटरमीडिएट तो नहीं दिखेगा। हाँ, मान लो यार कैटलिस्ट है, मान लो यार H प्लस है, तो ये कैटलिस्ट H प्लस भी हो सकता है, कोई कैटलिस्ट निकल उकल कुछ भी हो सकता है। तो यदि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो कैटलिस्ट भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यार। अभी जितना भी मैंने पॉइंट लिखा था ना, इसको आप लोग यार अच्छे से एकदम लिख लेना है, नोट करके सजा धजा के। क्लियर है ना? तो चलो यार ये चीज तो हो गया। अब हम लोग एक दो बेस्ट और अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। देखिए यार, नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। आप कोशिश करना पहले खुद से बनाने की, नहीं बनता है तो फिर आप सॉल्यूशन पे आ जाना। सवाल क्या है सुन लो। एक यहाँ सी जो है ना कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। किसी रिएक्शन के लिए दिया हुआ है माइनस dc/dt इक्वल टू k1c अपॉन 1 प्लस k2c। कोई भी एक रिएक्शन होगा, किसी भी तरह का रिएक्शन होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक। किसी रिएक्शन के लिए दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन का रेट ऑफ चेंज कि माइनस dc/dt जो है वो k1c अपॉन 1 प्लस k2 इंटू सी के बराबर है, ठीक। सवाल क्या बोला है कि डिटरमाइन ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो एंड कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई। सवाल में कुछ भी नहीं है, बस एक एक्सप्रेशन दिया और उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हमें बताना है कि ऑर्डर क्या होगा और रेट कांस्टेंट क्या होगा इस दो कंडीशन में, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो एंड कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई। कैसे बताया जाए? कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो का मतलब है या वेरी वेरी लो भी कर देना, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो का मतलब है सी टेंडिंग टू जीरो, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, ऐसा। और कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई कर देना इसको, इसका मतलब ही कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। जब भी सवाल ऐसा दिया हो वेरी लो या वेरी वेरी लो या फिर हाई या वेरी वेरी हाई दिया है, तो ऐसे केस में आपको एक ही चीज याद रखना है, यदि सी टेंडिंग टू जीरो है तो 1 प्लस समथिंग आ जाए, ठीक है। 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटू के मतलब कॉन्स्टेंट इंटू समथिंग, तो ये वाला टर्म आपको क्या कर देना, सी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है ना, इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, और 1 प्लस में तो ये 1, या फिर मान लो यार ये कोई कांस्टेंट ए है, ए प्लस समथिंग, तो ये वाला वैल्यू ए ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म तो ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है ना। और यदि कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई है तो ऐसे केस में सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी मान लेना, और सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी मानना है, तो ऐसे केस में याद रखिएगा 1/c का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/c का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी इन्फिनिटी है तो 1/c जीरो। तो जब भी ऐसा कंडीशन दिया गया तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि सी टेंडिंग टू जीरो तो ए प्लस में समथिंग है तो इसको उड़ा देना है, गायब कर देना, जीरो मान लेना है, और यदि सी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/c को जीरो एज्यूम कर लेना। अब हम लोग इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले माइनस dc/dt इक्वल टू क्या है, k1c अपॉन में 1 प्लस k2 इंटू, यही है। कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, फर्स्ट कैसे कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो, कॉन्सेंट्रेशन यदि बहुत ही कम है इसका मतलब सी टेंडिंग टू क्या है, जीरो है। अब यार थोड़ा देखो मैथ्स उसका लगा दिया मैंने, लिमिट सी टेंडिंग टू जीरो, मतलब यही है कि जब सी जीरो को टेंड करेगा तब हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा तब।
तो देखो यार लिमिट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है, ऐसे देख के डरना मत कि यार यहाँ लिमिट आ गया, हम तो लिमिट पढ़े ही नहीं। तो लिमिट का जस्ट मतलब क्या है कि मतलब आपको सी का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में 0 कर देना, दैट्स इट, और कुछ मतलब नहीं है। ये लिमिट से डर लग रहा है तो छोड़ दो, लिमिट क्या है अभी भूल जाओ लिमिट क्या है। बस आप क्या देखो हमें क्या करना, सी को टेंडिंग टू 0 करा देना। तो सी टेंडिंग टू 0 का मतलब हो जाएगा कि अच्छा अब एक चीज़ पता चला, सी टेंडिंग टू 0 सर ने बोला ना, सी को 0 पुट करो, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 और 0 बटा समथिंग 0, ऐसा मत करना यार तुम लोग, ठीक है ना। पता चला सर ने 0 सी को 0 कर दिया तो 0 यहाँ पे भी पुट कर दिया, यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, तो जैसे यहाँ 0 के समथिंग बटा 0 0, तो ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है ना। ये सी जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय समथिंग है। मैंने क्या बोला, जब भी डिफरेंस का बात किया जाए तो 0 माने, डिफरेंस मतलब सम या माइनस में, सब्ट्रैक्शन में हम लोग मान लेते हैं। जैसे मान लो a प्लस बी, यदि b बहुत ही स्मॉल है a के कंपैरिजन में, बहुत ही स्मॉल का मतलब a मान लो 100 और b मान लो बहुत स्मॉल है लाइक 0.01, तो a प्लस बी तो ऑलमोस्ट 100 ही रह जाएगा ना। ये जोड़ने पे भी कितना आ रहा है 100.01, इसको तो 100 भी तो लिख सकते, कोई फर्क पड़ा क्या। तो एडिशन में ये चीज़ चलता, सब्ट्रैक्शन में भी चल सकता है यार। a माइनस बी यदि मान लो सेम चीज़ यहाँ पे माइनस लगा दिया गया तो a माइनस बी 100 माइनस 0.01 दैट इज 99 पॉइंट समथिंग, वो भी तो 100 के अप्रॉक्स रहेगा। लेकिन मान लो यार a इंटू बी, समझना यार इस चीज़ को, a इंटू बी, a का वैल्यू 100 है और b का वैल्यू 0.01 है। तो तुम लोग यार सर ने तो बोला b को इग्नोर कर देने के लिए, b को इग्नोर कर देने का मतलब क्या, इसको लिखे ही नहीं। दो चीज़ तुम लोग कर सकते हो यार, कर सकते हो सब, मैं नहीं बोल रहा कि तुम लोग सब गलती करोगे, जो बच्चे गलती कर रहे हैं या कर सकते हो वो समझ ले इस चीज़ को। मान लो यार बी को सर ने बोला इग्नोर कर देने के लिए 0 मान लेने के लिए, तो 100 इंटू 0 ये तो 0 हो गया। और कुछ बच्चे ऐसा दिमाग लगा सकते हैं भाई बी को हम तो 1 मान ले रहे हैं, मतलब इसको कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में 100 इंटू 0.01 एक्सेक्ट, देखो यार समझना, एक्सेक्ट वैल्यू यदि मैं बी का पुट करूँ 0.01 तो कितना आ जाता है 100 इंटू 0.1 1 आ जा रहा है। मतलब b बहुत ही स्मॉल है, a बहुत ही लार्ज है, तो मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट कुछ और ही आ रहा है। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में कभी भी इग्नोर नहीं करना। इग्नोर कब करना, ऑलवेज एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में करना, ठीक। तो यहाँ से k1c बाय में 1 प्लस k2c को 0 पुट कर दो, तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, k1 इंटू सी बन गया। क्लियर है चीज़। तो इस तरह से यहाँ पे माइनस डी सी बाई डी टी का जो एक्सप्रेशन आया वो आया k1 इंटू सी। और हमें बताना क्या था, हमें बताना क्या था, ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट का वैल्यू। तो अब बता सकते कि नहीं बता सकते यार, ऑर्डर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे रेट का जो एक्सप्रेशन है वो माइनस डी सी बाई डी टी है, दिस इक्वल टू क्या मिला हमें, k1 इंटू सी मिला ना, k1 इंटू सी मिला। तो इस तरह से क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर क्या आ गया देख के बोल तो c, कॉन्सेंट्रेशन का पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है ना, यदि कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 दिख रहा है तो ऑर्डर हो गया 1। और रेट कांस्टेंट का वैल्यू मैं क्या बोलूँगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या दिख रहा है मुझे k1, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या हो गया k1 के बराबर। क्लियर है नीचे। हाँ यहाँ पे माइनस डी सी बाई डी टी जो है ना ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है, यहाँ पर नोट कर लिख लेना, डी सी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k1 इंटू, यही होता है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन से देखूँ तो k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर है, ऐसे ही आता है ना। और यहाँ पे माइनस डी सी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पे लिख लो ना माइनस डी सी बाई डी टी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, तो मैंने जस्ट क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट में लिख दिया था, ठीक है। तो माइनस डी सी बाई डी टी k1 इंटू सी का आया, मतलब रेट इक्वल टू k1 इंटू सी का है तो ऐसा, और पावर 1 ऐसा, ठीक। तो इस तरह से ऑर्डर 1 आ गया और रेट कांस्टेंट k1 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अब हमें बताना है, सेकंड पार्ट क्या था, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई। तो चलो यार कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही हाई कर देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन यदि बहुत ही हाई कर देंगे तो डी सी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1c अपॉन 1 प्लस k2 इंटू सी। इसको देखो थोड़ा मैथमेटिक्स के टर्म में यदि दिखाए तो तुम लोग मत समझना यार कि सर क्या लिमिट विमिट लगा दे रहे हैं, बस समझाने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा लगे यार पढ़ा लिखा बच्चा काम कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, इसीलिए ऐसा है, ठीक है। तुम लोग ये लिमिट विमिट देखे कंफ्यूज मत होना, और बायो वाले स्टूडेंट हो सकते थोड़ा डर जाए, तो इसलिए डरने उड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, यदि कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है तो 1/c का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 1/c आपको दिख ही नहीं रहा है, तो पहला काम क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में आपको जो जो c दिख रहा है उसको 1/c बना दो, जो जो c दिख रहा है उसको क्या करना है 1/c।
कैसे होगा? तो इस एक्सप्रेशन में सी से ऊपर भी डिवाइड मार दो, सी से नीचे भी डिवाइड मार दो। देखो अभी क्या हो जाएगा, ऊपर k1 बचा, नीचे 1/c बचा और प्लस यहाँ पे भी k2 बचा। और 1/c को मैंने क्या बोला? 0। तो यहाँ से क्या आ गया? k1/k2। मतलब यहाँ से हम देख रहे हैं dc/dt जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? k1/k2 आ रहा है। अब तुम लोग यार बता दे ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा? बता दे यार ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म तो गायब ही हो गया। गायब हो गया इसका मतलब मैं c का पावर 0 तो लिख सकता हूँ ना। और यदि c का पावर 0 लिख दूं तो ऑर्डर क्या बोल दूंगा? 0। और यदि रेट कांस्टेंट का बात है तो रेट कांस्टेंट में क्या बोलूंगा? रेट कांस्टेंट क्या बोलूंगा? अब देखो यदि मैं इसको रेट इक्वल टू लिखूं k इंटू कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के जगह पे क्या टर्म दिख रहा है? k1/k2। इसका मतलब रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? k1/k2। समझ में आया? तो इस तरह से लो प्रेशर और लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ऑर्डर निकालना और रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले -dc/dt ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने एक्सप्रेस कर लिया इस वाले अपने रेट लॉ एक्सप्रेशन वाले फॉर्म में, फिर वहाँ से रिलेट करके देख लिया कि रेट कांस्टेंट की जगह पे क्या और कॉन्सेंट्रेशन के पावर में क्या है। जो भी कॉन्सेंट्रेशन के पावर में आएगा वो ऑर्डर हो जाएगा और जो भी रेट कांस्टेंट की जगह पे आएगा वो हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना था। तो जब भी इस तरह का सवाल देखिए तो आपको सवाल किस तरह से सॉल्व करना, समझ में आया? वेरी लो में c टेंडिंग टू 0 कर देना, वेरी में हाई में 1/c टेंडिंग टू 0। और 1/c टेंडिंग टू 0 कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हो सकता है कि आपको सब c दिख रहा हो। ऐसा क्यों करो समझ रहे हैं? मान लो हम यहाँ c इन्फिनिटी पुट कर दे, कॉन्सेंट्रेशन वेरी आएगा मतलब क्या होता है? c इन्फिनिटी ना, तो यहाँ इन्फिनिटी तो नहीं पुट कर सकते ना। जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय में समथिंग जो भी रहे, यदि c इन्फिनिटी पुट करेंगे देखो तो यार ऊपर भी देख लो यार, ऐसा इधर भी इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया। तो इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए हमने c से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमारा 1/c वाला टर्म आ जाता है और 1/c को मैं 0 लिख दूंगा तो हमें एक डिफाइंड टर्म मिल जाता है। समझ में आ रहा है? यही लिमिट का कॉन्सेप्ट भी होता है ना कि अनडिफाइंड को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से ये सवाल समझ में आया, उम्मीद है। नहीं आया हो तो कोई बात नहीं यार, दूसरी बार खुद से कोशिश करना वीडियो पॉज करके और उसका फिर से सॉल्यूशन देखना, उसके बाद तो यार समझ में आ ही जाएगा। ठीक, तो अभी और हम लोग 1-2 सवाल करने वाले हैं तो आप लोग इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और अच्छा सवाल देखो यार, यहाँ लिखा हुआ है। सवाल क्या है मैं पहले रेडी कर देता हूँ। 2a + b गिव्स प्रोडक्ट, p फॉर प्रोडक्ट है। 2a + b गिव्स प्रोडक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्लियर? रिएक्शन कैसा है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। और इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है, यानी इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है। क्या है रेट लॉ एक्सप्रेशन? R1 = K1 × a² b का पावर 1। और इसी रिएक्शन में जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी रिएक्शन में हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 4a + 2b, इट गिव्स p। यहाँ पे 2p आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कुछ भी हो, उससे हमें फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिखा गया और इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है K2a का पावर x b का पावर y। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 और ऑल्सो डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x एंड y। दोनों चीज को डिटरमाइन करना है, x एंड y का वैल्यू को भी डिटरमाइन करना है और K1 और K2 के बीच रिलेशन भी डिटरमाइन करना है। देखिए ये रेट जो है वो दोनों सेम रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। पहला सवाल मेरा तुम लोगों से है, पहला सवाल मेरा तुम लोगों से। सवाल क्या है? क्या कोफिशिएंट सेम रिएक्शन में कोफिशिएंट के चेंज कर देने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है या सेम रहता है? जरा सोचो और बताओ। सेम रिएक्शन है मतलब रिएक्शन सेम का मतलब जैसे यहाँ पे 2a + b है, मान लो यार हम सिंपल, हाँ चलो वही रिएक्शन 2a + b है, इट गिव्स c। और इसी रिएक्शन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4b + 2b गिव्स 2c। मेरा सवाल है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पे सेम रिएक्शन में? यहाँ पे हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, ये रिएक्शन मिल गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो मैं क्या बोलूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? चलो यार देखो यार बहुत ही सिंपल है। यदि मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन याद है -1/2 dA/dt, याद है? इसी तरह से = 1 dB अपॉन, ये d का मतलब डेल्टा, यार देखो यार तुम लोग कंफ्यूज मत होना, -dA का मतलब ऐसा ΔA/ΔT। बार बार इतना कौन लिखता है यार? dA/ΔT, dA लिख रहे हैं इसका मतलब बहुत स्मॉल चेंज के लिए देख रहे हैं। d भी स्मॉल चेंज ही है, d भी क्या है? चेंज ही है, और डेल्टा भी चेंज है। बस डेल्टा हम लोग कहाँ लगाते हैं? एवरेज के लिए, जहाँ डिफरेंट जो चेंज है सिग्निफिकेंट चेंजेस है। और यदि चेंज बहुत ही स्मॉल है
तो ऐसे केस में हम लोग डी ए बाई डी टी लगाते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, डी ए लिख दे या डेल्टा ए लिख दे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं अब से। तो इसी तरह से यहाँ पे डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी आ गया। लेकिन इस रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो क्या यही हमारा एक्सप्रेशन आएगा? बता यार, बिल्कुल नहीं आएगा। अब यहाँ पे 1/4 dB बाय dt आएगा, या फिर यार तुम्हारे लैंग्वेज में लिखूं तो 1/4, देख यार बच्चों की तरह मैं लिख दिया, समझ में आया? तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं कि कोफिशिएंट के चेंज होने से, सेम रिएक्शन के लिए कोफिशिएंट के चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। देख रहे हो ना ये चीज? तो इस चीज़ को यार नोट करके मैं अभी लिखवा दूंगा लास्ट में। इस क्वेश्चन के हेल्प से मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और क्या कोफिशिएंट के चेंज करने से, मतलब इस रिएक्शन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज हो गया, तो क्या स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के चेंज होने से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? जरा सोचो और बताओ क्या होगा। तो देखो यार, ऑर्डर क्या होता है, मान लो कोई रिएक्शन हम ए से बी लिख रहे हैं, या 2a से लिखो b, या फिर a से लिखो b, क्या ऑर्डर इसके कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं करता यार, बिल्कुल नहीं करता। ऑर्डर को तो इसके कोफिशिएंट से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब ये कि इसका कोफिशिएंट को तुम चेंज भी कर दे रहे हो तो ऑर्डर चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ से मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ ये रिएक्शन तो दोनों सेम है, a + b गिव्स b, बस इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन K2 a का पावर x b का पावर y बना। तो हमें तो पता है कि कोफिशिएंट चेंज होने से, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज होने से ऑर्डर चेंज नहीं होता है। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन चेंजिंग द, इसको यार मिटा देता नीचे, फर्स्ट पॉइंट के लिए ऑन चेंजिंग द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है ना यार? शॉर्ट में लिखो कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का कोफिशिएंट चेंज करने से, ये प्रोडक्ट है ठीक, और ये रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कोफिशिएंट को चेंज करने से ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक पॉइंट नोट करके यार लिख ही लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है, देखा ना अभी? तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस on changing the stoichiometric coefficient of reactants and products। तो ये चीज़ तुम लोग नोट कर लो, ठीक है ना? मैं मिटा दूंगा क्योंकि अभी स्पेस नहीं होने वाला, मिलने वाला अपने को। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गया, यहाँ x और y क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू है। यहाँ पे y क्या है? ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू b। और हमें इस फर्स्ट जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, यहाँ से तो हमें पता है a का ऑर्डर 2 है, b का ऑर्डर 1 है। अच्छा मान लो यार ये 2 और 1 नहीं देता तो हम निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? बताओ जरा यार। बिल्कुल बता सकते थे, क्यों? रिएक्शन एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कोफिशिएंट a का 2 b का 1 वही हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो मान लो यहाँ पे ये 2 और 1 नहीं लिखा होता तो भी हम बता देते कि a के रेस्पेक्ट में 2 आएगा, b के रेस्पेक्ट में 1 आएगा ऑर्डर। क्यों? रिएक्शन एलिमेंट्री है तो जो कोफिशिएंट है वही इसका ऑर्डर बन जाएगा। क्लियर? चलो यार, अब इस रिएक्शन के लिए यदि K2 a का पावर x b का पावर y है तो हम बहुत ही इजीली बोल सकते हैं अब कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। x और y के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं अपने को। अब हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है? हमें K1 और K2 के बीच रिलेशन निकालना है। कैसे निकाला जाए? कोई बात नहीं यार, देखना जरा। हाँ, रेट, ये R1 क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। R1 क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। यदि मैं फर्स्ट रिएक्शन के लिए बात करूं, फॉर फर्स्ट रिएक्शन R1 को क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? जो पहले पढ़ाए थे, हाँ याद आ रहा है? -1/2 इंटू dA/dt। अब dA/dt लिखो या डेल, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना यार? तुम लोग देख यार, डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन अब बार बार यदि इस चैप्टर में यही यूज होगा तो हम बार बार ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए नहीं लिखेंगे, हम सिंपली A/A लिख देंगे। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ही हो गया, मतलब ये है। तुम लोग समझ जाना, ठीक है ना? तुम लोग अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो चुके हो, तो इतना समझ जाना। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अभी बता दिया मैं। तो यहाँ से आया -1/2 इंटू dA/dt, यही होगा ना? अब
ये तो हम लोग, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ए के टर्म्स में भी लिख सकता, बी के टर्म्स में भी लिख सकता, प्रोडक्ट के टर्म्स में भी लिख सकता, लेकिन मैं ए के टर्म्स में ही लिख के चल रहा, ठीक है ना। मन करे तुम लोग बी के टर्म्स में भी निकाल सकते हो लिखकर, मैं ए के टर्म्स में लेकर चल रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, और हमें इसका वैल्यू पता है। एक तो मैंने इस तरह से -12 dA/dt लिख दिया, और एक रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो हमारा रेट है वो किसके बराबर है, K1 इंटू ए का स्क्वायर और बी का पावर 1। ये चीज समझ में आया कैसे लिखे हम, आया समझ में कि नहीं आया? देखो यार रेट 1 तो यही दिया ना, और यदि मैं हम जो पहले पढ़े थे रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू ए बी, तो उस टाइम में तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से -dA/dt का वैल्यू क्या आ गया, -dA/dt का वैल्यू क्या आ गया, तो 2 को इधर भेज दो, तो 2K1 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी का पावर 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, मतलब R2 फॉर सेकंड रिएक्शन, फॉर सेकंड रिएक्शन रेट R2 इक्वल टू क्या लेगा, इन टर्म्स ऑफ ए ही लिखो, तो अब क्या लिखेंगे -1/4 dA/dt, और दिस इक्वल टू क्या है, K2 इंटू ए का पावर x। अच्छा x का वैल्यू तो हमें पता है 2 और y का वैल्यू पता है 1, तो यहाँ से -dA/dt का वैल्यू क्या आ गया, बता यार बच्चा, 4 इंटू K2 इंटू ए का पावर 2 और बी का पावर 1। अब इक्वेशन 2, यहाँ से -dA/dt का वैल्यू ये आया, यहाँ से -dA/dt का वैल्यू ये आया, तो दोनों जगह dA/dt का वैल्यू को इक्वेट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2K1 ए स्क्वायर इंटू बी का पावर 1 दिस इक्वल टू 4K2 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का पावर 1। दिख रहा है ना यार तुम लोगों को? तो इस तरह से ए स्क्वायर बी उड़ाओ यार, जो उड़ रहा उड़ाओ। तो यहाँ से क्या मिला हमें, 2K1 इक्वल टू 4K2, यहाँ से ये उड़ा, K1 बराबर क्या आ गया, 2K2, मतलब K2 का वैल्यू देखा जाए तो वो हो गया K1/2। आ गया रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2, यही तो निकालना था अपने को। तो इस तरह से यार कितना सवाल इजी लग रहा है, यही अपने को निकालना था ना। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 पॉइंट तो हम लिख दिए कि यदि कोफिशिएंट को चेंज करा जाए तो ऑर्डर चेंज नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट K2 था इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ K1 क्या आ रहा है, K1/2 आ रहा है। मतलब यदि मैं K1 के टर्म में लिखूँ तो इसको K1/2 लिखूंगा, K1/2 लिखूंगा। कहने का मतलब ये कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी K1 से K1/2 हो गया, मतलब ये कि रेट कांस्टेंट भी चेंज कर जा रहा है कोफिशिएंट को चेंज करने से। तो यही पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करने वाला था, रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे एंड रेट कांस्टेंट दोनों वैल्यू चेंज हो जाता है। रेट कांस्टेंट चेंजेस ऑन चेंजिंग द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। मतलब यदि कोएफिशिएंट को चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा और रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, बट ऑर्डर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस तरह का जब भी सवाल दिखे तो आपको किस तरह से बनाना है अब क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल यार ये है, सवाल इजी है, उम्मीद है यार तुम लोग बना डालोगे, कोशिश करना, सवाल बहुत इजी है ये। हाँ, रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 के 4NO2 + O2। इसके लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन dN2O5/dt का वैल्यू दिया है, dNO2/dt का वैल्यू दिया है, dO2/dt का वैल्यू दिया है। आपको K1, K2 एंड K3 के बीच रिलेशन निकालना है। करना क्या है, बहुत सवाल इजी है। बस पहले आप लोग क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखूंगा, R इक्वल टू, यदि N2O5 के टर्म्स में लिखो तो -1/2 dN2O5/dt। अब देखिए N2O5 स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, तुम लोग समझ जाना है कि वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 ही है। यदि मुझे NO2 के टर्म में लिखना होगा तो प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, dNO2/dt, और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, dO2/dt। यहाँ पे भी प्लस साइन के साथ आएगा। कर यहाँ तक। अब dN2O5 माइनस ऑफ dN2O5/dt का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, K1 इंटू N2O5 का पावर 1। N2 देख ले, अच्छा dN2O5/dt का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय 2 भी आ जाएगा।
समझ में आ रहा है ना। हमें ये dN2 माइनस dN2 माइनस को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है ना, और क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। इसका वैल्यू माइनस dN2/dt का वैल्यू दिया K1 इंटू N2O5 और बाई 2 नीचे अपना जगह पे रह जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आसान है यार बड़ा। dN2/dt की जगह पे क्या आ जाएगा, dNO2/dt की जगह पे K2 इंटू N2O5 आ जाएगा। अब बाई में क्या है 4 है तो ये 4 आ जाएगा, और dO2/dt तो दिख रहा है यार K3 इंटू N2O5। K1 K2 K3 के बीच रिलेशन निकालना था, अब हमको आगे करने का जरूरत है नहीं ना, कर लो यार खुद से, उड़ाओ यार जो उड़ रहा है उड़ाओ। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया K1/2 इक्वल टू क्या आया K2/4 और K3/1। सो सिंपल। हो सकता है यार इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दिख ही जाएगा। और मान लो यार आपको बाय में नहीं दिया रहता, तो यदि मैं इसको जो डिनोमिनेटर में उस टर्म को हटाना चाहता हूँ तो क्या करोगे, 2 4 और 1 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2 4 1 का एलसीएम 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2K1 बचेगा, यहाँ K2 बचेगा और यहाँ पे 4K3 बचेगा। तो हो सकता है कुछ ऑप्शंस आपको इस टाइप के दिखे या हो सकता है कुछ इस टाइप का दिखे, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक, सवाल कितना इजी था। यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे K1 K2 और K3 क्या है, तो ध्यान दो K1 जो है K1 यदि देखा जाए तो K1 क्या है, जब रेट ऑफ रिएक्शन को N2O5 के टर्म्स में लिखा जा रहा है तब जो कांस्टेंट आ रहा है उसे R1 कह रहे हैं, सॉरी K1 कह रहे हैं। K1 क्या रेट कांस्टेंट का वैल्यू तो है, लेकिन कब, जब रेट ऑफ रिएक्शन को किसके टर्म में लिख रहे हैं, N2O5 के टर्म में लिख रहे हैं। इसी तरह से यदि रेट ऑफ रिएक्शन को NO2 के टर्म में लिखा जाए तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, K2 है। इसी तरह से यदि रेट ऑफ रिएक्शन को O2 के टर्म में लिखा जाए तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ रहा, K3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो K1 K2 K3 है ना, यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, सवाल मिटा दे रहा, ठीक है ना। K1 K2 K3 जो ये है रेट कांस्टेंट का वैल्यू है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, हाँ रेट कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन when expressed in terms of K1 कब है, जब N2O5 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन को, K2 कब है, जब NO2 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा, K3 कब है, जब O2 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो। क्लियर। और यदि मैं ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, ओवरऑल मान लो यार हमारे पास जो रिएक्शन था अभी, ठीक है ना, उसके लिए रेट इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, कोई कांस्टेंट K लिखूंगा, N2 रिएक्शन क्या था, N2O5 था, पावर में समथिंग आएगा, ठीक, समथिंग जो भी आया, मान लो यार x आ गया, तो रेट इक्वल टू क्या होगा, K इंटू N2O5 का होल पावर x आ गया। तो यदि ओवरऑल रेट की मैं बात करूं, रिएक्शन क्या, ओवरऑल रिएक्शन का, मैं अभी इन टर्म्स ऑफ बात नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में मैं क्या बोल रहा हूं, K। तो यहाँ पे ये सब के सब क्या रेट के ही तो बराबर हैं, और यहाँ पे रेट के टर्म्स में यदि मैं लिखूं तो यहाँ से क्या आ रहा है, K। हाँ, ओवरऑल क्या आ जाएगा, रेट को मैं K इंटू N2O5 भी लिख सकता, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे मत लिखो, यहीं पे लिखो K इंटू N2O5, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज, हाँ यहाँ पे देखना N2O5 ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे माइनस dA/dt क्या था, N2O5 का पावर 1 1 1 सब जगह 1 1 1 दिख रहा था ना, मतलब क्या ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 क्या है, 1 दिया है, तो इसलिए यहाँ पे 1। तो इस तरह से ये N2O5 हर जगह से उड़ जाएगा। तो यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएगा, K इक्वल टू दिस, मतलब K इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 4 किया जाएगा ना, चलो इसको रहने दो। तो यहाँ से K क्या है, ये रेट कांस्टेंट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन है रेट कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और ये सब जो K1 K2 K3 है ये सब किसी एक पर्टिकुलर के टर्म्स में है, और ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए K है रेट कांस्टेंट, ठीक। तो आप मान लो कि K1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट आता है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन का कांस्टेंट है ना,
तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट आ रहा है उसके टर्म्स में हमको इस K1 K2 K3 को डिटरमाइन करना है। कर लोगे? बहुत ही आसान है। K1 इक्वल टू 2 इंटू के, K2 इक्वल टू 4 इंटू के, K3 इक्वल टू 1 इंटू के। तो यदि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता है, हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता है, तो ऐसे केस में K1 K2 K3 पता है तो हम उसको K के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लो। इस पर एक छोटा सा बेस हम लोग प्रॉब्लम लिखते हैं पहला। अच्छा, एक और चीज़ देखना, इस तरह क्वेश्चन में आप लोग नोटिस करोगे कि अभी जो क्वेश्चंस था, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ एक बार फिर से। क्वेश्चंस क्या था? 2N2O5 8 gives 4NO2 plus O2, यही था ना सवाल। 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, यही सवाल था। यदि मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ, इसके टर्म्स में रेट कांस्टेंट K1 था, इसके टर्म्स में K2 था और इसके टर्म्स में क्या था? K3 था। अब से आपको यदि रिलेशन निकालने को कहा जाए तो आप डायरेक्ट इतना तामझाम नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर टिक करोगे। कैसे? को देखो तो K1 के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है? K1 के डिवाइड में 2, NO2 के रेस्पेक्ट में K2 में क्या आ रहा है? बाय 4, O2 के लिए क्या आ रहा है? 1। बहुत सिंपल हो गया। मतलब क्या, इसका जो कोफिशिएंट दिख रहा है यहाँ डिवाइड मारो, वही रिलेशन हो जाएगा। और ओवरऑल यदि मान लो रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट K आ रहा है तो दिस इक्वल टू K हो जाएगा। और उसके बाद K1 K2 K3 को इन टर्म्स ऑफ K एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मैं इसी को, ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चंस दिखते हैं और एग्जाम में भी आते हैं, तो समय इतना वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप लोग डायरेक्ट ये एज अ ट्रिक समझ लो या जो भी समझ लो, कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया मैं तुम लोगों को। तो मान लो यार कोई रिएक्शन A प्लस BB गिव्स CC प्लस DD यदि है, तो ऐसे केस में मैं और माइनस DA/dt समझ रहे हो ना। K1 K2 K3 K4 है तो इसको K1/A K2/B K3/C एंड दिस इक्वल टू K4/D एंड दिस इक्वल टू रेट लॉ एक्सप्रेशन का रेट कांस्टेंट K के बराबर कर लिख सकता हूँ मैं। तो ये रिलेशन लिख लेना, जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखे तो आँख बंद करके आंसर टिक करना। क्लियर? तो चलो यार, इस पे एक छोटा सा लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं और ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम भी होगा। तो देखो यार, एक छोटा सा सवाल लास्ट में दिया हुआ है आपको। ये रिएक्शन है 2A + 3B 8 gives 5C। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? K × A टू द पावर 1 B टू द पावर -1। क्लियर? आपको क्या बोला गया? व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए? रेट कांस्टेंट ऑफ ए का मतलब ए के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट को एक्सप्रेस करना है। बता सकते हो? देखो यार, बहुत आसान हो चुका है। मान लो यार ए के टर्म में मैं लिखना चाहूँ तो K/2 लिखूंगा, बी के टर्म में लिखना हो तो KB/3 लिखूंगा और सी के टर्म में लिखना हो तो KC/3 एट दिस इक्वल टू व्हाट? रेट लॉ एक्सप्रेशन का रेट कांस्टेंट के बराबर। तो हमें तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए बोला गया है, तो रेट कांस्टेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2 × K का वैल्यू तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। हो गया काम खत्म। मान ले यार रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बी बोला जाता, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ बी, तो बी का रेट कांस्टेंट क्या हो जाता? KB = 3K। यदि मान लो यार KC बोला होता तो 5 × K हो गया, काम खत्म। समझ में आया? तो इस तरह से सवाल अब आप लोग को दिखेगा तो अब आप लोग क्वेश्चन कर डालोगे। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों यार, आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। थोड़ा पेशेंस रख के आप लोग वीडियो देखना। यदि ज़्यादा बड़ा लगे तो वीडियो पॉज करके थोड़ा 2 पार्ट में देखना, लेकिन अच्छे से देखना। ठीक है ना समझ में आए तो यार बताना, जहाँ पर दिक्कत हो। तो ऐसे मैंने तो अपने तरीके से यार बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर दिया। तो चलो यार, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय एंड